फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए इस यूनिट को एक बार फिनिशिंग मोड पर ले जाते हैं कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी वाला टॉपिक चल रहा है और ब्लूम की टैक्सोनॉमी वाले टॉपिक की ये लास्ट क्लास है। देखिए मैंने आपको बताया था, जब ब्लूम की टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य नाम के टॉपिक को पढ़ना है। बिकॉज ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो केवल और केवल हमको प्राप्य उद्देश्यों के बारे में बताती है, केवल प्राप्य उद्देश्यों के बारे में बताती है। बट लेकिन ब्रॉड रूप से सोचा जाए तो प्राप्य उद्देश्य क्या है? प्राप्य उद्देश्य तो एक पार्ट है, और वो पार्ट किसका है? प्राप्य उद्देश्य जो पार्ट है वो हमारे उद्देश्यों का पार्ट है या हमारे एक लक्ष्य का पार्ट है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंडिंग ऐसी रहती है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लियरली हमारे सिलेबस में कहीं भी ऐसा मेंशन कर नहीं रखा है, जिसके वजह से विद्यार्थियों को इसको समझने में दिक्कत आती है और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो इस टॉपिक को अटेंड नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते और यहाँ पर उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार हम समझते हैं, इन तीनों शब्दों को हम समझ लेते हैं ये क्या शब्द हैं। इन तीन शब्दों में देखिए हमारे पास जो तीन शब्द हैं वो ये हैं। पहला शब्द है लक्ष्य, दूसरा शब्द है उद्देश्य और तीसरा शब्द है हमारे पास क्या? प्राप्य उद्देश्य। तो देखिए इसको लक्ष्य को बोलते हैं इंग्लिश में गोल्स, और उद्देश्य को बोलते हैं एम्स, और प्राप्य उद्देश्य को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन होता है। अब समझना ये जरूरी है कि इन तीनों में अंतर क्या है और इन तीनों की भूमिका कहाँ कहाँ पर होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इन तीनों को समझाने के लिए एक तरीका बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम ये कुछ इस तरीके से है कि पहले मैंने बाहर का बड़ा वाला सर्किल बनाया है कि बाहर एक क्या है? बड़ा वाला सर्किल है। उसके अंदर मैंने फिर तीन सर्किल और बनाए हैं, जो बड़े सर्किल से थोड़े से छोटे सर्किल हैं। बिल्कुल ये तीनों सर्किल, और तीनों सर्किलों के अंदर मैंने कुछ डार्क सर्कल्स बनाए हैं। अब इन तीनों को आप समझें, इस तरीके से मैंने ये मैप क्यों बनाया है, ये आकृति मैंने आपके लिए क्यों बनाई है। तो देखिए आप इसे कि हमने ये माना है कि जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा एक बड़े रूप में होगा, लक्ष्य हमारा सबसे बड़ा होता है, इसीलिए क्या है यहाँ पर हमने इसका जो आकार है इसका हमने बड़ा लिया है। ठीक। दूसरी बात, उद्देश्यों के बारे में हमने बताया था कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है ना, कि मतलब जिनकी सहायता से या जिन साधनों की सहायता से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रक्चर मैंने छोटी वाली बनाई, इसके लिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, कौन सा? उद्देश्य। आप इसको समझे साथ ही साथ कि जैसे ये देखिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य ये है कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें अपने आप को एजुकेटेड बनाना है। अब देखिए एजुकेशन का जब मतलब लिया जाए या शिक्षित व्यक्ति का जो मतलब लिया जाए वो केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता है। किताबी ज्ञान के अलावा उसे सामाजिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आर्थिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ब्रॉड लेवल से सोचा जाए कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा है कि एक विद्यार्थी को, एक जो टीचर है या एक जो भी बच्चा है उसको एक बहुत अधिक बड़े लेवल से एक समझदार इंसान बनना ही क्या कहलाएगी? उसकी शिक्षा कहलाएगी। अच्छा, अब शिक्षा को प्राप्त कराने में जिन साधनों की हमको आवश्यकता होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे जो भी विषय हैं, विषय मतलब सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ करके हम अपने उद्देश्य पर पहुंच रहे हैं, हम अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं, वो हमारे मतलब जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए किसका काम कर देगा? एक साधन की तरह काम करेगा। और देखिए जब हमको उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उद्देश्य से भी कोई ना कोई छोटी चीज़ होती होगी।
भाई उद्देश्य से कोई छोटी छोटी चीज होती होगी, तो देखिए उद्देश्य से जो छोटी चीज है उसका नाम है प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य के लिए मैंने आपको इसका अर्थ बताया था कि ऐसा उद्देश्य जिससे आसानी से प्राप्त किया जा सके, ऐसा उद्देश्य से आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब आप एक बार इस स्टेप को देखिए, मैंने यहां पे लिखा है कि एक शिक्षण का बिंदु, क्या लिखा है, एक शिक्षण का बिंदु। तो आप देखिए कि एक शिक्षण के बिंदु को समझना एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, इजी होगा, या एक टॉपिक को विद्यार्थी के लिए समझना बहुत ज्यादा क्या होगा, इजी होगा। किसकी तुलना में, कंपेयर ऑफ द सब्जेक्ट। यदि हम सब्जेक्ट के से तुलना करें तो सब्जेक्ट की तुलना में किसी एक टॉपिक को समझ पाना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। और अपने लक्ष्य पर पहुंचना, अपने जो लक्ष्य है लक्ष्य पर पहुंचना थोड़ा सा क्या और ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि कई सारी जब सब्जेक्ट्स मिलेंगी, कई सारी सब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पे देखें कि एक जो प्रकरण है, एक जो टॉपिक है, एक टॉपिक 1 2 3 4 4 4 8 और 10 12 टॉपिकों के मिलने से क्या हो रहा है, देखिए 3 सब्जेक्ट बन रही हैं, क्योंकि इनके लिए मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो क्या किया है, सब्जेक्ट। क्या बन रही है, सब्जेक्ट। तो आप इस बात को समझिए कि प्राप्य उद्देश्यों से हमें उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, और उद्देश्यों से हमें किसकी प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक शिक्षण बिंदु को पढ़ें और एक शिक्षण बिंदु या अन्य शिक्षण और बिंदुओं को पढ़ने से हमें एक सब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। और जब सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, जैसे यहाँ 3 सब्जेक्ट हैं, आप 3 सब्जेक्टों को आप समझ पा रहे हैं, और कोई एक ऐसा एग्जाम है उसके अंदर केवल और केवल 3 ही सब्जेक्ट आ रही हैं, ठीक है ना। आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ी, 3 ही सब्जेक्ट पेपर के अंदर आ रही हैं, तो आप अपने उस लक्ष्य के ऊपर आसानी से पहुंच जाएंगे। एज ए कंपेयर हम कर लेते हैं, जैसे कि रीट की परीक्षा के बारे में ही बात कर लेते हैं, कि जैसे किसी विद्यार्थी का जो लक्ष्य है वो क्या है, रीट है, तो रीट या सिलेक्शन लेना है जी बिग प्रोसेस। तुम समझते हो कि सिलेक्शन लेना आसान बात नहीं है, सिलेक्शन लेना एक बड़ी प्रोसेस है। तो सिलेक्शन लेना क्या कहलाएगा, हमारा लक्ष्य कहलाएगा। सिलेक्शन लिया किससे जाएगा, सिलेक्शन लिया जाएगा सब्जेक्टों को पढ़ने से। जब सब्जेक्टों को पढ़ा जाएगा तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो सब्जेक्ट हमारे लिए किसका काम करेंगे, साधन का काम करेंगे। सब्जेक्ट हमारे लिए ऐसा लाइक क्या है, साधन है। जैसे ये वाली विषय किसी को पढ़नी पड़ रही है, इस वाली विषय के साथ साथ किसी विद्यार्थी ये भी विषय पढ़नी पड़ रही है। जब इन विषयों को आप पढ़ोगे, याद कर लोगे इनको, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो देखिए इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि प्राप्य उद्देश्यों से उद्देश्य की प्राप्ति होती है, उद्देश्य प्राप्ति होती है, और उद्देश्य प्राप्ति के बाद हमें किसकी प्राप्ति होती है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, बिल्कुल सही भाषा में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि प्राप्य उद्देश्यों से हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। उद्देश्यों से हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके प्राप्त करने का क्रम क्या है, मतलब लक्ष्य, उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, इन तीनों में प्राप्त करने का क्रम क्या है। तो देखिए तीनों प्राप्त करने का क्रम यह है कि सबसे पहले हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं, एक टॉपिक को सीख जाते हैं तो हम एक पूरी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और एक जब पूरी सब्जेक्ट को सीख जाते हैं तो या और हम सब्जेक्टों को प्लस करके सीख जाते हैं तो हम हमारे कहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राप्य उद्देश्यों के माध्यम से हमें उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए जो प्राप्य उद्देश्य है हमारे लिए किसका काम करेंगे, साधन का काम करेंगे, और उद्देश्यों के माध्यम से हमें किसकी प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए लक्ष्य के लिए जो उद्देश्य है ये हमारे लिए किसका काम करेगा, साधन का काम करेगा, ठीक है ना। तो उद्देश्य के लिए तो प्राप्य उद्देश्य क्या है, एक साधन है, ठीक है ना। और लक्ष्य के लिए जो साधन काम करेगा वो कौन करेगा, उद्देश्य करेगा। बट लेकिन इस बात को थोड़ा सा और देखा जाए कि प्राप्य उद्देश्यों से हमें जो प्राप्ति हुई है वो हमें किसकी हुई है, उद्देश्यों की हुई है।
प्राप्य उद्देश्यों से प्राप्ति हमें किसकी हो चुकी है, उद्देश्यों की हुई है। तो प्राप्य उद्देश्य की तुलना में ये जो उद्देश्य है इसका क्या कहलाया, लक्ष्य कहलाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उद्देश्य है ये हमारे लिए एक किसके रूप में भी कार्य करेगा, साध्य के रूप में भी कार्य करेगा। क्योंकि देखिए ये साधन के रूप में कार्य कर रहा है, ये भी साधन के रूप में कार्य कर रहा है, तो लक्ष्य हमारा क्या बन रहा है, साध्य बन रहा है। क्या बन रहा है, साध्य। साध्य से मतलब है कि हमें साधना क्या है, हमें प्राप्त क्या करना है, जो प्राप्त करना है, जो प्राप्त करना है वो हमारे लिए बेटा क्या कहलाता है, जो प्राप्त करना है वो हमारे लिए कहलाता है साध्य कहलाता है। वो हमारे लिए क्या कहलाता है, साध्य कहलाता है। तो देखिए उद्देश्य के मामले में देखा जाए तो ये उद्देश्य के लिए दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं। उद्देश्य एक जगह पर तो साधन की भांति काम कर रहा है और एक जगह पर जो उद्देश्य है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, साध्य की भांति कार्य कर रहा है। तो ये देखिए यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो उद्देश्य की जो प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य की जो नेचर होती है, उद्देश्य की जो नेचर होती है वो साधन एवं साध्य, मतलब साधन एवं साध्य दोनों की रूप की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि पहला तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, इनके प्राप्ति क्रम क्या है। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमको छत पर चढ़ना है। एग्जाम्पल से समझ लें ये पूरी प्रोसेस क्या है। जैसे कि हमको छत पर चढ़ना है, तो छत पर चढ़ने के लिए आदमी को किसकी आवश्यकता होती है, सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। छत पर चढ़ने के लिए विद्यार्थी किसकी आवश्यकता होगी, सीढ़ियों की आवश्यकता होगी। तो ये जो सीढ़ियां हैं, ये जो सीढ़ियां हैं यही प्राप्य उद्देश्य है कि भाई स्टेप बाय स्टेप आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी चढ़ोगे, फिर तीसरी चढ़ोगे, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, एंड में जाकर के आप कहाँ पहुंच जाओगे, छत पर पहुंच जाओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे से स्टेप्स जिनके माध्यम से एक विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है ना, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्राप्य उद्देश्यों के प्राप्त करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कैसे भी करके इसको लिख लें, इसको समझ लें आप। ठीक है ना, अब एक बार इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए प्राप्य उद्देश्य है ये हमें बहुत कम समय में प्राप्त हो जाएगा। प्राप्य उद्देश्य के लिए तुम्हें ध्यान हो तो मैंने आपके लिए कई सारे नाम बताए थे कि प्राप्य उद्देश्य के लिए जो मैंने आपको नाम बता चुका हूं कि प्राप्य उद्देश्य को हम कक्षागत उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। पहली वीडियो आप मेरी देखना, उसमें आपको लिखा हुआ है प्राप्य उद्देश्य को हम कक्षागत उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। प्राप्य उद्देश्य को हम अनुदेशात्मक उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। प्राप्य उद्देश्यों के लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया था, व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य, क्योंकि प्राप्य उद्देश्यों के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है और कुछ ना कुछ विद्यार्थी क्या करता है, उससे सीखने लग जाता है। ठीक है, तो हम प्राप्य उद्देश्य और उद्देश्यों में अंतर करेंगे कि इन दोनों में अंतर होता क्या है। तो देखिए इस प्रकार से आप एक लाइन खींचें, एक साइड हम लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, और एक साइड हम लिखेंगे लक्ष्य एवं उद्देश्य, लक्ष्य एवं उद्देश्य। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने तीनों को अलग से समझ लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा और समझ लें यहाँ पर। अभी मैंने तीनों को अलग अलग लिखा था और अभी आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही जगह पर क्यों लिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा था कि जो लक्ष्य की प्रवृत्ति थी वो आपकी कैसी थी, साध्य के रूप में थी, और उद्देश्य की प्रवृत्ति भी जो निकल के आई थी वो साध्य एवं किसके रूप में आई थी, साधन के रूप में आई थी। ठीक है ना, तो हम यहाँ इसे साधन के रूप में काउंट करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि लक्ष्य में और उद्देश्य में बहुत अधिक अंतर नहीं है। अंतर है तो उनके आकृति का है, उनके आकार का है कि उनसे जिसे प्राप्त करने में किसी आसानी हो रही है। इस बात को हम समझ सकते हैं कि प्राप्य उद्देश्यों के बाद जिनकी प्राप्ति होती है वो किसकी होती है, उद्देश्यों की होती है। बट लेकिन उद्देश्य को भी प्राप्त कर पाना इज नॉट ए इजी वर्क, कोई सामान्य सा काम नहीं है। इसीलिए इसे भी हम उसी प्रवृत्ति के अंदर रखेंगे। जैसे प्राप्य उद्देश्यों के बारे में कहा जाए तो देखिए प्राप्य उद्देश्यों को
कम समय में क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त उद्देश्यों को कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन लक्ष्य या उद्देश्य को कम समय प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो इसकी जो विशेषता रहेगी इससे अपोजिट रहेगी कि इनको कम समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनको कम समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद नंबर 2, कम समय कह सकते हैं या हम आपके लिए शब्द इस्तेमाल हो सकता है सीमित समय में। तो सीमित समय में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा हमें ज्यादा चाहिए। नंबर 2, प्राप्त उद्देश्यों के जो प्राप्त करना है, हम कह सकते हैं कि प्राप्त उद्देश्य क्या है, बड़े मापनीय होते हैं। कैसे होते हैं? मापनीय होते हैं। प्राप्त उद्देश्य कैसे हैं? मापनीय है। और ये कैसे होंगे आपके? अमापनीय। अमापनीय होते हैं। अब देखिए यहाँ मापनीय से मतलब क्या है? मापनीय से मतलब यह है कि इनकी जो वैल्यूएशन है, इनके लिए जो लगने वाला टाइम है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, इनके बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, इस बात को हम बिल्कुल भी नहीं नाप सकते। तो एक शब्द और हो सकता है इसके लिए कि प्राप्त उद्देश्य है, इनको हम परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित कर सकते हैं। प्राप्त उद्देश्यों को हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित, मतलब हम इनको बता सकते हैं कि प्राप्त उद्देश्य क्या है। क्योंकि देखिए एक टॉपिक मात्र को पढ़ना भी क्या कहलाता है? प्राप्त उद्देश्य कहलाता है। लेकिन क्या एक टॉपिक मात्र के पढ़ने से हमें एजुकेशन मिलने वाली है? क्या हमें शिक्षा मिल जाएगी? हमें बिल्कुल भी शिक्षा नहीं मिलेगी। तो हाँ, ये इसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा, वो क्या होगा? अपरिभाषित। ये अपरिभाषित होते हैं। तो आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राप्त उद्देश्यों की विशेषता कौन सी है और लक्ष्य उद्देश्यों की विशेषता कौन सी है। इस प्रकार से हमें यहाँ से क्वेश्चन के उत्तर देना है। तो देखिए और देखें, इसके लिए प्राप्त उद्देश्यों के बारे में बताया कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है, इनकी जो प्रकृति है या जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति किसके रूप में होती है? साधन के रूप की होती है। लेकिन लक्ष्य उद्देश्य की जो प्रवृत्ति होती है वो किसके रूप की होती है? साध्य के रूप की होती है। साध्य रूप की होती है। देखिए लक्ष्य जो प्राप्त उद्देश्य हैं ये प्रत्यक्ष होते हैं। ये प्रत्यक्ष होते हैं। कहाँ होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात अपने आपकी आंखों के सामने घटित होते हैं। क्योंकि प्राप्त उद्देश्यों के अंदर आपको क्या करना है? प्राप्त उद्देश्यों के अंदर आपको पढ़ना होता है। प्राप्त उद्देश्यों के अंदर पढ़ेंगे तो ये जो काम है वो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्कुल ओरिजिनलिटी में हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है ना? तो प्राप्त उद्देश्य कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। जबकि लक्ष्य उद्देश्य कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष से मतलब ये है, अप्रत्यक्ष से मतलब समझे आप कि देखिए कि हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपकी फर्स्ट यूनिट का जैसे टॉपिक है प्लेटो। मैं इस प्लेटो को पढ़ना चाह रहा हूं, तो देखिए इस प्लेटो के टॉपिक को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इजी वे में याद कर सकता हूँ जो इसकी किताब के अंदर दिया हुआ है। लेकिन ये देखिए काम क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है। और इसके लिए शब्द क्या है? अप्रत्यक्ष। क्या इस बात को डिसाइड किया जा सकता है लक्ष्य के मामले में कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमारी नौकरी लगी जाएगी या उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी? ठीक है, क्योंकि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में यहाँ पर एक अस्पष्टता आ जाती है और एक अप्रत्यक्षता आ जाती है। इसीलिए इसकी एक विशेषता क्या हो जाती है? अप्रत्यक्षता इसकी विशेषता हो जाती है। देखिए एक इसी प्रकार से एक और बन जाता है। ये क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके अस्पष्ट होते हैं। ये स्पष्ट होते हैं और ये आपके क्या होते हैं? अस्पष्ट। अस्पष्ट से मतलब ये है कि आप इनके बारे में क्लियरली बता ही नहीं सकते कि हम इसको प्राप्त कर सकते या नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बता दूं कि 20 लाख के आसपास विद्यार्थी रीट की परीक्षा देंगे। क्या 20 के 20 लाख बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं क्या?
देखिए 20 के 20 लाख तो सेलेक्ट होने वाले नहीं है, बट लेकिन ये जरूर है कि 20 के 20 लाख जो बच्चे वो पढ़ने वाले जरूर हैं। 20 के 20 लाख बच्चे पढ़ाई करेंगे, किसी ना किसी टॉपिक को जरूर वो टच करेंगे, ठीक है ना। जब वो टॉपिक को टच कर रहे हैं, टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं? केवल और केवल वो प्राप्य उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, ना कि लक्ष्य एवं उद्देश्यों की, ठीक है। इस प्रकार से इसकी विशेषता क्या है? अस्पष्टता। और देखिए जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं, ये जो प्राप्य उद्देश्य है, इनके बारे में हम आपको बताएं कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है वस्तुनिष्ठ होती है। कैसी होती है? वस्तुनिष्ठ होती है। और इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? व्यक्तिनिष्ठ होती है। कैसी होती है? व्यक्तिनिष्ठ होती है। इनकी जो प्रवृत्ति है वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, और इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? सब्जेक्टिव। देखिए व्यक्तिनिष्ठ से मतलब क्या है? देखिए व्यक्तिनिष्ठ से मतलब है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यक्ति प्लस उसकी क्या? निष्ठा। निष्ठा से मतलब है उसकी इच्छा। ऐसा कोई कार्य कि जो व्यक्ति की इच्छा या उसकी निष्ठा के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे क्या बनना है या क्या नहीं बनना है। जैसे किसी विद्यार्थी का टारगेट ऐसा हो सकता है कि मुझे आरएएस बनना है, किसी विद्यार्थी का ऐसा हो सकता है कि मुझे लेक्चरर बनना है, किसी विद्यार्थी का टारगेट ये हो सकता है कि मुझे रीट की परीक्षा ही पास करनी है। तो देखिए यहां तीनों ही एक विद्यार्थी के लिए, तीनों विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ये क्या है? लक्ष्य हैं। आरएएस अलग लक्ष्य, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर अलग लक्ष्य है, और रीट क्या है उसके लिए एक अलग लक्ष्य है। तीनों विद्यार्थियों के लिए तीनों ही अलग अलग हैं, बट लेकिन ये व्यक्ति की निष्ठा या इच्छा के ऊपर ही डिपेंड किए गए हैं। जैसे एक जो व्यक्ति है ए, उसकी इच्छा क्या है कि मैं आरएएस बनूंगा। एक व्यक्ति क्या है बी, उसकी इच्छा क्या है? मैं लेक्चरर बनूंगा। एक व्यक्ति क्या है सी, उसकी इच्छा क्या है कि मैं रीट की परीक्षा को पास करूंगा। तो इस प्रकार से लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं वो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। बट लेकिन जो आपके प्राप्य उद्देश्य हैं, इनमें व्यक्ति की इच्छा से कोई मतलब नहीं है। यहां व्यक्ति की इच्छा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी ज्ञान है, जैसे आपको हिंदी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, उनके जो टॉपिक हैं वो टॉपिक इसी तरीके से रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कोई विद्यार्थी ये सोचे कि नहीं भाई मैं अपनी ज्योग्राफी को अब अपनी तरफ से पढ़ूंगा, पहला राजस्थान जो है हमारे इंडिया के नक्शे में पश्चिम भाग में पाया जाता है, नहीं अब मैं चाहता हूं कि अब ये पूर्व के भाग में जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल होगा क्या? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं प्राप्य उद्देश्यों के मामले में नहीं चलेंगी। इच्छाएं आपकी चलेंगी तो किसके मामले में चलेंगी? लक्ष्य एवं उद्देश्यों के मामलों में आपके लिए इच्छाएं चलेंगी, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, और विशेषताएं इसकी। देखिए और विशेषता क्या है? जो लक्ष्य उद्देश्य हैं और प्राप्य उद्देश्य है। प्राप्य उद्देश्य है, इनकी प्रवृत्ति क्या है? प्राप्य उद्देश्यों की प्रवृत्ति है ये अनादर्शवादी है। कैसी है? अनादर्शवादी। प्राप्य उद्देश्यों की प्रवृत्ति अनादर्शवादी है, जबकि लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? आपकी आदर्शवादी है। कैसी है? आपकी आदर्शवादी। इस बात को समझें, आदर्श और अनादर्श से क्या मतलब है। देखिए अनादर्श से मतलब यह है कि मतलब किसी भी टॉपिक को हमें पढ़ना है केवल और केवल, चाहे उसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ें, चाहे उसे हम लॉजिकल वे में पढ़ें, मतलब हमको वो टॉपिक क्या करना है? सीखना है, केवल और केवल रटना है। बट लेकिन जो लक्ष्य की प्राप्ति होनी है वो तो किसी ने एक प्रोसेस के थ्रू होगी, विदाउट प्रोसेस के थ्रू तो हो नहीं सकती। जब कोई काम प्रोसेस के थ्रू होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू होता है, एक जैसे कि प्रोसेस हो और रूल्स बन जाए, और या उसमें कोई रेगुलेशंस लग जाएं, लिमिटेशंस लग जाएं, तब वो हमारे लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है। जैसे कि आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि एक जो रीट L1 का जो विद्यार्थी है, या रीट जो L1 का विद्यार्थी है, वो बच्चों को 1 से 5 तक जाकर के पढ़ाएगा। बट लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या योग्यता दे रखी है?
गवर्नमेंट ने इसके लिए ये योग्यता दे रखी है कि 12th के बाद उस बच्चे ने BSTC वगैरह कर रखी हो या कहीं ना कहीं से 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, उसके बाद उसने बच्चे ने रीट की परीक्षा पास की हो, तभी वो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएगा। ये है औपचारिकता, ये है आदर्शवादी। यहाँ जो आदर्शवादिता बताई गई है, ठीक है ना, यहाँ आदर्शवादिता ये बताई गई कि इस प्रकार से हमको काम को करना है। बट लेकिन क्या किसी टॉपिक को समझने के लिए, जैसे 1 से 5वीं तक का क्लास का जो टॉपिक है उसे समझने के लिए 12th B.Ed या रीड करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना ज़रूरत। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि प्राप्त उद्देश्यों में केवल और केवल क्या करनी होती है? प्राप्ति करनी होती है। हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं। इसमें देखिए एक और जो शब्द इंक्लूड हो जाएगा ये अनादर्शवादी है, तो इनके लिए एक शब्द यही इस्तेमाल कर लेते हैं, एक आएगा अनौपचारिक। ये कार्य कैसा है? औपचारिक। कैसा है? औपचारिक। लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति का जो कार्य है वो एक औपचारिक प्रक्रिया है, एक फॉर्मल प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। उसके थ्रू ही आप जब काम करेंगे तभी जाके अपने लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे। विदाउट उसके आप अनौपचारिक है, क्योंकि प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से मतलब हम उस कंसेप्ट को याद कर लें तो हमारे लिए वो क्या कहलाएगा? प्राप्त उद्देश्य कहलाता है। उसके बाद ये 9 होगी। उसके बाद देखिए इसमें और हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, और हमारी कौन कौन सी विशेषता हो सकती हैं। तो देखिए एक विशेषता हो रही है कि इन दोनों में से एक मनोवैज्ञानिक और एक क्या है? दार्शनिक। तो मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है, मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है या जो नेचर है वो किसकी मानी जाएगी? प्राप्त उद्देश्यों की मानी जाएगी। और जो दार्शनिक प्रवृत्ति है, दार्शनिक प्रवृत्ति, जो दार्शनिक प्रवृत्ति है वो हमारे किसकी मानी जाएगी? लक्ष्य उद्देश्यों की मानी जाएगी। देखिए इस बात को आप कैसे याद करेंगे? सिंपल सी भाषा में आप ये समझें कि दर्शन बड़ा है या मनोविज्ञान? दर्शन बड़ा है या मनोविज्ञान? तो देखिए हम मनोविज्ञान के अंदर जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ एक शब्द पढ़ने को हमको मिलता है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक क्या है? शाखा है। साइकोलॉजी इज ए ब्रांच। साइकोलॉजी क्या है? इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। साइकोलॉजी फिलॉसफी की क्या है? एक ब्रांच है। तो देखिए ब्रांच छोटी है, ब्रांच एक छोटी चीज़ है। जब ब्रांच छोटी है तो सीधी सी बात है जो दर्शन है वो क्या होगा? एक पेड़ होगा। तो जहाँ बड़े की बात आ जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जब बड़े की बात आती है तो हमने किस में इंक्लूड कर रखा है? लक्ष्य के अंदर। तो जो दार्शनिक प्रवृत्ति है, दार्शनिक प्रवृत्ति है, ये एक क्या हो गया? देखा जाए तो एज लाइक एक पेड़ हो गया, जबकि मनोविज्ञान है एक केवल और केवल क्या है? एक डाली है। मनोविज्ञान एक क्या हो रही है? केवल और केवल एक डाली हो रही है। तो देखिए जो बड़ा क्या है? वृक्ष है। तो दार्शनिक प्रवृत्ति किनकी होती है? लक्ष्यों की होती है। और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति आपकी किनकी होती है? प्राप्त उद्देश्यों की होती है। तो एक और बना लेते हैं, देखिए और इसकी क्या विशेषता बन सकती है। अच्छा, इनमें से सरल कौन सा है, कठिन कौन सा है? तो देखिए सिंपल से शब्दों में समझा जाए तो ये क्या माना जाएगा? सरल माना जाएगा। और ये क्या माना जाएगा? कठिन माना जाएगा, क्योंकि इसको प्राप्त करना कठिन है, इसको प्राप्त करना क्या है? सरल है। तो ये सरल होते हैं, ये क्या होते हैं? कठिन होते हैं। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक हमने बता ही दिया आपको। और देखिए इसमें क्या विशेषता इंक्लूड हो सकती है? ये सरल है और ये क्या? कठिन है। नंबर 12, इनकी प्राप्ति में जो समय है वो क्या लगेगा? कम लगेगा। समय क्या लगेगा? कम लगेगा। लेकिन इनकी प्राप्ति में जो समय है वो हमारा क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा? इनकी प्राप्ति में जो समय है हमारा क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये कठिन है प्राप्त करने में, ये प्राप्त करने बहुत अधिक बड़े हैं, इसीलिए इनमें समय हमारा क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। एक और विशेषता है, एक दो विशेषता और हैं, इनको हम कवर कर लेते हैं। जैसे हमसे ये पूछा जाए, एक कार्य है कि जिसकी प्राप्ति में, जैसे ऐसे बोला जाए कि जिसकी प्राप्ति में अध्यापक का योगदान होता है। जिसकी प्राप्ति में किसका योगदान है?
अध्यापक का योगदान होता है, लेकिन एक कार्य इनमें से ऐसा है जिसकी प्राप्ति में अध्यापक का योगदान होगा, सिंगल अध्यापक का नहीं, अध्यापक के साथ साथ पूरा विद्यालय परिवार भी होगा। और विद्यालय परिवार ही नहीं, विद्यार्थी का भी परिवार इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। और विद्यार्थी का परिवार ही इंक्लूड नहीं, इसमें हमारा संपूर्ण देश इंक्लूड होगा या संपूर्ण राष्ट्र इसका इंक्लूड होगा। तो देखिए, ऐसा कार्य हो कोई जिसको पूरा विद्यालय का परिवार, पूरा देश के सदस्य लोग जिसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं या उसमें सब लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो देखिए जब पूरे देश के लोग लग रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, अपने आप में बड़ा हो गया। तो ये जो विशेषता है वो किसकी हो जाएगी, लक्ष्य उद्देश्यों की हो जाएगी। फॉर दी एग्जाम्पल आप इस बात को समझ सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, महात्मा गांधी जी की जो अवधारणा है उसको लेकर के जो चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, क्या स्वच्छ भारत अभियान को प्राप्त कराने में केवल एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? नो, स्वच्छ भारत अभियान को प्राप्त कराने में बिल्कुल भी एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। पूरा के पूरा देश, पूरा के पूरा राष्ट्र यदि इस कार्य के लिए समर्पित होगा तो हमारे जो गांधी जी का सपना है स्वच्छ भारत अभियान वाला, ये क्या होगा, हमारा क्लियर होगा। तो जो बड़ा कार्य हो, बड़े कार्य में पूरे देश का हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। यहाँ एक विशेषता और आती है जो आपकी बहुत अच्छी विशेषता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से एक जो विशेषता है, प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट या प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, और प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, जबकि लक्ष्य उद्देश्य सामान्यीकृत होते हैं। जो लक्ष्य उद्देश्य वो कैसे होते हैं, सामान्यीकृत। सामान्य नहीं है, ये क्या है, सामान्यीकृत। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा जर्नलाइजेशन, GENA, जर्नलाइजेशन या जर्नल। इनके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक। तो देखिए, प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, जबकि लक्ष्य उद्देश्य हमारे क्या होते हैं, सामान्यीकृत होते हैं। इस बात को आप समझें, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। और ये गलती की संभावना इस वजह से होती है कि ऐसे लग रहा है कि सामान्य मतलब सिंपल, सिंपल मतलब सरल, सरल है तो ये वाली विशेषता किसकी होगी, लक्ष्य उद्देश्य की होगी। सिंपल है, सरल है तो ये वाली विशेषता किसकी होगी, लक्ष्य उद्देश्य की होगी। बट लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो शब्द है ये बिल्कुल सरल नहीं है। इस शब्द का नाम है सामान्यीकृत। इस शब्द का नाम क्या है, सामान्यीकृत। तो सामान्यीकृत से आप पहले समझें कि सामान्यीकृत होता क्या है, मैं आपको बता दूं। सामान्यीकृत ही होता है, देखिए सामान्यीकृत को आप समझें कि सामान्यीकृत होता क्या है। सामान्यीकृत से मतलब ये होता है कि जब हम किसी टॉपिक को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सॉल्व कर चुके होते हैं, जब किसी टॉपिक को हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सॉल्व कर चुके होते हैं, तो हम एक सूत्र या अवधारणा की ओर पहुंच जाते हैं। सूत्र या अवधारणा की ओर हम क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जैसे किसी विद्वान ने ये सिंपल इंटरेस्ट या सामान्य जो है साधारण ब्याज इसका सूत्र दिया होगा कि PRT/100। इस सूत्र को जो दिया होगा, ये जब सूत्र दिया होगा, इस सूत्र को करने से पहले, देने से पहले कम से कम 100 से लेकर के 1000 क्वेश्चंस उसने किए होंगे। उसके बाद ये इस अवधारणा पे पहुंचा होगा कि भाई एक सिंपल इंटरेस्ट का ये सूत्र बन सकता है SI = PRT/100। तो देखिए, विशिष्ट का मतलब है, इस बात को समझिए कि ये प्राप्त उद्देश्यों के अंदर कैसे इंक्लूड हो रहा है, इस बात को बिल्कुल समझिए कि देखिए जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति जो विद्यार्थी है विभिन्न तरीकों से करता है। ज्ञान की प्राप्ति विद्यार्थी विभिन्न तरीकों से करता है।
लेकिन करने के बाद भी वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहाँ पहुंचेगा? अपने लक्ष्य पर ही तो पहुंचेगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या पहुंचेगा? लक्ष्य पर। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करने के बाद वो एक जर्नल सॉल्यूशन या सामान्य चीज पर पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से आप ये जो विशेषता होती है, प्राप्त उद्देश्य के क्या होते हैं, हमारे विशिष्ट होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं प्राप्त उद्देश्य, जबकि लक्ष्य या उद्देश्य हमारे क्या होते हैं? सामान्यीकृत होते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल ही संभावना है। मैंने आपको 14 विशेषताएं बताई हैं। 14 विशेषताओं में से हर साल कम से कम 3 से 4 तक आपसे केवल और केवल विशेषताओं से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछ लिया, एक सोशल साइंस में पूछ लिया, कहीं ये क्वेश्चन संस्कृत में पूछ लिया, कहीं हिंदी में पूछ लिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन इस टेबल से आपके बन जाते हैं। फिर आपके ब्लूम की टैक्सोनॉमी से बन जाते हैं और RCM से बन जाते हैं, NCERT के प्राप्त उद्देश्यों से बन जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये जो टॉपिक है या फर्स्ट यूनिट है, ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट से कम आपका जो मटेरियल है वो 8 से 10 नंबर के आसपास का क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। तो आप इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। देखिए, इस यूनिट से रिलेटेड आपके लिए एक तो परिभाषाएं आपको पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं। मैं आपको बता दूं, पूछी हुई परिभाषाएं हैं। और परिभाषा क्या पूछी गई है? परिभाषा उद्देश्य के बारे में पूछी गई थी कि उद्देश्य या लक्ष्य क्या होते हैं। तो देखिए, उद्देश्य के बारे में जो चर्चा की गई थी, उद्देश्य के बारे में जो परिभाषा दी गई थी वो बीडी भाटिया के द्वारा दी गई है। क्या किसके द्वारा दी गई है? बीडी भाटिया के द्वारा दी गई है। और इस परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में, क्या लिखा हुआ है देखिए, उद्देश्य के, आप लिख रहे हैं इस परिभाषा को, पूछी जाएगी, उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है, शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं तथा विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है, पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों से थपेड़े खाते हुए आगे बढ़ती है। ये जो परिभाषा है आपकी बीडी भाटिया के अनुसार दी गई। तो देखिए, इस परिभाषा में हमको क्या करना है, डिटो टू डिटो, लाइन टू लाइन आपको याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, आप लाइन टू याद बिल्कुल नहीं करें। मैं आपको इसके लिए बिल्कुल ईजी बना देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपको ये समझना है, बीडी भाटिया की जो परिभाषा है वो नाव और पतवार जैसी एक जो परिभाषा उद्देश्यों के मामले में दी गई है, नाव है, उसमें पतवार है, उसमें विद्यार्थी है, ऐसी जो परिभाषा है, लहर है, ऐसी जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? बीडी भाटिया के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई है? बीडी भाटिया के द्वारा दी गई। आप इसमें ये भूल जाते हैं कि जो उद्देश्य क्या है, ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है, ऐसा बिल्कुल आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप केवल इतना याद रखना है कि बीडी भाटिया ने एक परिभाषा दी है और वो जो परिभाषा है वो नाव से रिलेटेड है, नाविक से रिलेटेड है, विद्यार्थी से रिलेटेड है, अध्यापक से रिलेटेड है, थपेड़ों से रिलेटेड है। उसका आपको एक भी पॉइंट यदि आपको याद हो जाएगा और यदि आपने इसमें से 10% पोर्शन को याद कर लिया कि भाई इस वाली परिभाषा में ये दे रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को करके आ सकते हो। एक जॉन डीवी ने भी परिभाषा दी है,
जॉन डीवी ने क्या दी है कि उद्देश्य, जो उद्देश्य हैं वो पूर्व दर्शित लक्ष्य होते हैं। उद्देश्य पूर्व दर्शित लक्ष्य होते हैं, कि जो हमारे उद्देश्य हैं वो हमारे पूर्व दर्शित लक्ष्य हैं। ऐसी जो परिभाषा दी है वो किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। ये परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक मोस्ट परिभाषा है। इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, फेयर के द्वारा से किसी न किसी परीक्षा मिल जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ, माने कि रीट में नहीं आया तो ये सेकंड ग्रेड में आ जाएगा, और रीट मैथ्स में नहीं आया तो एसएस वालों के साथ आ जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ से आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, नहीं तो L1 में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जो प्रोसेस थी प्राप्त उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य, जो फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताई थी, प्लस इसमें देखिए 3 टॉपिक आपको ये हैं, प्राप्त उद्देश्य है, और इसमें क्या है, लक्ष्य है, और इसमें क्या है, उद्देश्य है, प्लस इसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखिए आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए कि अमुक वाली क्लास में या अमुक वाले टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक ये इंक्लूड होता है, दूसरा ये, फिर हमने कराया था एनसीईआरटी के प्राप्त उद्देश्य, फिर हमने कराया था इसकी कार्यसूचक क्रियाएं, जैसे विद्यार्थी उदाहरण दे सकेगा, विद्यार्थी व्याख्या कर सकेगा, विद्यार्थी अनुवाद करेगा, विद्यार्थी खोज करेगा, विद्यार्थी भविष्यवाणी करेगा, विद्यार्थी आदर्शवादी हो जाएगा, विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो जाएगा, विद्यार्थी कुशलता के साथ काम करेगा। ऐसे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था RCEM वाला, RCEM। तो जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर आपको इन 5 चीज़ों को कवर करना है, और यदि आप इन 5 चीज़ों को कवर कर पाते हैं विद इसके साथ, देखिए मैं आपके लिए एक प्लस कर रहा हूँ, प्लस मैं हर बार करूँगा, प्लस इसमें प्रीवियस पेपर जो भी आपका हो चुका है वो इसमें आप प्लस कर लें, फिर आप पढ़ाई करें। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि 3rd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 3rd ग्रेड के अंदर आप सिलेक्शन चाहो, आप मेहनत करो, थोड़ी सी आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिलहाल जो प्री परीक्षा है, जिन विद्यार्थियों का प्री पास नहीं है, या जो विद्यार्थी जिनके 90 नंबर नहीं है, या जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वो क्लियरली केवल प्री पेपर की ही तैयारी करें। आप मेंस की तैयारी ना करें। मेंस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, यदि उनका प्री पहले से क्लियर है, 90 उनके नंबर हैं, तो बिल्कुल ही वो क्या कर सकते हैं, तैयारी करें, और वो अपनी मेंस की तैयारी को फोकस करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ होगा। जिस सीक्वेंस हमने आपके लिए फर्स्ट डे जो सीक्वेंस लिखाया था, उसी सीक्वेंस के अनुसार आपकी क्या होगी, कक्षाएं होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर आपसे मिलते हैं, मुलाकात होगी जल्दी। थैंक यू सो मच।